तो हमने लास्ट क्लास में देखा था फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। आज हम देखेंगे अपना एक नया टॉपिक जो कि होगा लॉ ऑफ डिमांड। अगर मैं बात करूं लॉ ऑफ डिमांड की, तो लॉ ऑफ डिमांड बिल्कुल आसान है, बिल्कुल सिंपल होगा उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड वाले कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लिया है, पिछली वाली सारी वीडियोस देख ली है, तो उनके लिए लॉ जो है बिल्कुल सिंपल होने वाला है। आखिर ये लॉ ऑफ डिमांड कहता क्या है? ये लॉ ऑफ डिमांड जो है सिंपल सी बात कहता है कि आपके जितने भी फैक्टर्स डिमांड को अफेक्ट करते हैं वो सबके सब कांस्टेंट रहेंगे, सिर्फ एक फैक्टर को छोड़ के, जो कि होगा प्राइस ऑफ द कमोडिटी। यानी सिर्फ चेंज किसमें आएगा? प्राइस ऑफ द कमोडिटी के अंदर, और उसकी वजह से क्वांटिटी डिमांड ऊपर नीचे करेगी, बाकी सारे फैक्टर जो है वो कांस्टेंट रहेंगे। लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट, सारे फैक्टर कांस्टेंट रहेंगे जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं। अगर सभी फैक्टर कांस्टेंट रहते हैं तो यहाँ पर एक इनवर्स रिलेशनशिप बनेगा प्राइस के बीच और क्वांटिटी डिमांड के बीच। यानी सिर्फ प्रोडक्ट के प्राइस में चेंज आएगा जिसकी वजह से उस प्रोडक्ट की क्वांटिटी डिमांड ऊपर नीचे करेगी। अब आपको पता है कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांड के बीच आपस में क्या रिलेशन होता है जब सारे अदर फैक्टर कांस्टेंट होते हैं। हमने फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड का अपना फर्स्ट पॉइंट पढ़ा था प्राइस ऑफ द कमोडिटी, तो वही जो प्राइस ऑफ द कमोडिटी वाला कॉन्सेप्ट था वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगता है और हमारा लॉ ऑफ डिमांड बन जाता है। लॉ ऑफ डिमांड वो सेम बात कहता है जो हमारा फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड का फर्स्ट पॉइंट कहता था कि अगर प्राइस इंक्रीज होगा तो डिमांड डिक्रीज होगा और प्राइस डिक्रीज होगा तो डिमांड इंक्रीज होगा। प्राइस ऑफ द कमोडिटी फॉल देन द क्वांटिटी डिमांड ऑफ इट विल राइज एंड वाइस वर्सा। तो प्राइस इंक्रीज करेगा तो डिमांड डिक्रीज करेगी, प्राइस डिक्रीज करेगा तो डिमांड इंक्रीज करेगी। इनवर्स रिलेशनशिप है और अदर फैक्टर कांस्टेंट रहेंगे, यानी सेट्रस पेरिबस। द लॉ ऑफ डिमांड इज बेस्ड ऑन द असम्पशन दैट ऑल फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड इज रिमेनिंग कांस्टेंट एक्सेप्ट द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। तो ये जो लॉ है लॉ ऑफ डिमांड, ये इसी कॉन्सेप्ट पे चलता है, यानी इसी असम्पशन पे चलता है कि ऑल फैक्टर्स, वो सभी फैक्टर्स जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं वो कांस्टेंट रहेंगे, सिर्फ एक चीज को छोड़ के जो कि होगा प्राइस ऑफ द कमोडिटी। सिर्फ प्राइस में चेंज हो सकता है जिसकी वजह से डिमांड में चेंज आएगा, बाकी सारे फैक्टर कांस्टेंट रहेंगे। तो आपको क्लियर होगा लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड कुछ भी नहीं है, सिर्फ प्राइस और क्वांटिटी डिमांड का इनवर्स रिलेशनशिप है। अब देखते हैं डिमांड शेड्यूल। अब डिमांड शेड्यूल क्या होता है? मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर के अंदर बताया था, जब हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज शेड्यूल पढ़ रहे थे, तो मैंने वहां पर आपको बताया था कि इकोनॉमिक्स के अंदर शेड्यूल वर्ड कभी भी आए तो शेड्यूल का मतलब होता है टेबल। तो यहाँ पर हम डिमांड का शेड्यूल पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब होगा डिमांड की टेबल। आप यहाँ पर देख सकते हो डिमांड शेड्यूल इज अ टेबल व्हिच शोज द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड इट्स क्वांटिटी डिमांड, दैट इज इट इज अ न्यूमेरिकल प्रेजेंटेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। तो डिमांड शेड्यूल क्या होता है? डिमांड शेड्यूल एक टेबल होता है जो इनवर्स रिलेशनशिप शो करता है बिटवीन प्राइस एंड इट्स क्वांटिटी डिमांड। तो जो इनवर्स रिलेशनशिप लॉ ऑफ डिमांड ने तैयार करके दिया उसको अगर हम टेबल की फॉर्म में शो करें तो वो हमारा डिमांड शेड्यूल कहलाता है। तो ये एक न्यूमेरिकल प्रेजेंटेशन होगा। हम जो है टेबल को न्यूमेरिकल फॉर्म में बनाएंगे तो ये एक न्यूमेरिकल प्रेजेंटेशन होता है लॉ ऑफ डिमांड का। अब जो टेबल होती है, यानी ये जो शेड्यूल होता है, ये दो टाइप्स का होता है। एक होता है इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, दूसरा होता है मार्केट डिमांड शेड्यूल। अगर सबसे पहले बात करें इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल की, तो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल क्या होता है? ये शो करता है हमें क्वांटिटी डिमांडेड बाय अ सिंगल कंज्यूमर एट डिफरेंट प्राइसेस। नाम ही इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल का मतलब क्या होगा? एक सिंगल पर्सन। तो ये जो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल है ये शो करता है एक सिंगल कंज्यूमर की क्वांटिटी डिमांड। एक सिंगल कंज्यूमर क्या क्या क्वांटिटी डिमांड करता है डिफरेंट प्राइसेस पे। आप इस टेबल को देखो, आपको क्लियर हो जाएगा। ये हमारा इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। इस पर क्या दे रखा है? प्राइस पर यूनिट बता रखा है और क्वांटिटी डिमांडेड बाय कंज्यूमर एक्स। एक सिंगल कंज्यूमर है, यहाँ पर क्या कहा था? सिंगल कंज्यूमर। एक सिंगल कंज्यूमर है एक्स, वो कितनी क्वांटिटी डिमांड करता है इस अलग अलग प्राइस पे। प्राइस पर यूनिट दे रखा है। अगर कोई प्रोडक्ट 5 रुपए पर यूनिट का है तो कंज्यूमर एक्स डिमांड करता है 10 यूनिट की। अगर वही प्रोडक्ट 5 से घट के 4 का हो जाए, यानी 4 रुपए पर यूनिट हो जाए, तो कंज्यूमर एक्स की डिमांड बढ़ जाएगी और डिमांड हो जाएगी 10 से 15, यानी प्राइस डिक्रीज हुआ, डिमांड इंक्रीज हुई। अगर प्राइस और कम हो जाए, 4 से 3 पे आ जाए तो डिमांड और इंक्रीज हो जाएगी 15 से 20। अगर प्राइस और कम हो जाए, 2 पे आ जाए तो डिमांड 35 पे आ गई। प्राइस और कम हो जाए, 1 रुपए पर यूनिट हो जाए तो डिमांड जो है वो 35 से 60 यूनिट पे आ गई। तो डिमांड इंक्रीज होती जा रही है जैसी प्राइस डिक्रीज होता जा रहा है। तो प्राइस डिक्रीज हो रहा है तो डिमांड इंक्रीज हो रही है। अगर प्राइस इंक्रीज होता तो डिमांड डिक्रीज होती। इनवर्स रिलेशनशिप दिखा रहा है, और किसका दिखा रहा है? एक सिंगल कंज्यूमर का, जो कि है कंज्यूमर एक्स। तो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल जो है वो क्वांटिटी डिमांड शो करता है बाय अ सिंगल कंज्यूमर एट डिफरेंट प्राइसेस। उसी तरीके से हमारा दूसरा शेड्यूल होता है मार्केट डिमांड शेड्यूल। यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर भी शो करा जाएगा क्वांटिटी डिमांड, लेकिन क्वांटिटी डिमांड कौन करेगा? क्या एक सिंगल कंज्यूमर करेगा? बिल्कुल नहीं। मार्केट के अंदर बहुत सारे कंज्यूमर होते हैं, तो ऑल दी कंज्यूमर, हम सारे कंज्यूमर जो कि मार्केट के अंदर है उसको इकट्ठा कर लेंगे और उनकी क्वांटिटी डिमांड को देखेंगे डिफरेंट प्राइसेस पर। तो शेड्यूल देखते हैं, आपको क्लियर होगा। मार्केट डिमांड शेड्यूल, प्राइस पर यूनिट बता रखा है 5 4 3 2 1, वही प्राइस है। क्वांटिटी डिमांड हमें बता रखी है कंज्यूमर एक्स, कंज्यूमर वाई और कंज्यूमर जेड। हमने अज्यूम कर रखा है कि मार्केट के अंदर 3 कंज्यूमर है। हमें टेबल बनानी है। मार्केट के अंदर तो बहुत सारे कंज्यूमर होते हैं, लेकिन हम सबको कैसे लेके चलें? हमें शेड्यूल तैयार करना है। तो हमने अज्यूम किया कि मार्केट के अंदर सिर्फ 3 ही कंज्यूमर है, एक्स, वाई और जेड। ये 3 कंज्यूमर जो है अलग अलग डिमांड करते हैं। जब कमोडिटी 5 रुपए पर यूनिट थी तो एक्स ने 10 यूनिट की डिमांड करी थी। जब 5 रुपए से 4 रुपए हो गई तो एक्स ने अपनी डिमांड बढ़ा के 15 कर दी। जब 4 से 3 हो गई तो एक्स ने डिमांड 15 से 20 कर दी। फिर 2 हो गई तो डिमांड और बढ़ा दी। तो इसी तरीके से डिमांड बढ़ाई
वाई का भी सेम है, जब प्राइस 5 रुपए पर यूनिट था तो वाई की डिमांड 12 थी, जब प्राइस 4 रुपए पर यूनिट हुआ तो वाई की डिमांड जो है 12 से 15 हो गई, डिमांड बढ़ गई। जब 4 से 3 हुआ तो डिमांड जो है 15 से 18, डिमांड और बढ़ गई। प्राइस घटता जा रहा है, मार्केट के अंदर कंज्यूमर की डिमांड बढ़ती जा रही है, तो इनवर्स रिलेशनशिप दिखा रहा है। उसी तरीके से जेड की भी डिमांड है, जब 5 रुपए पर यूनिट था तो जेड की डिमांड 8 यूनिट की थी, जब 4 रुपए पर यूनिट हुआ तो जेड की डिमांड 10 यूनिट की हुई, जब 3 रुपए पर यूनिट हुआ तो जेड की डिमांड 12 यूनिट की हुई। तो जेड की डिमांड भी बढ़ती जा रही है जैसे ही प्राइस घटता जा रहा है। तो यहाँ पर जैसे ही प्राइस डिक्रीज कर रहा है, कंज्यूमर्स की डिमांड जो है वो इंक्रीज करती जा रही है। लेकिन हमें देखना है मार्केट डिमांड शेड्यूल, यानी मार्केट के अंदर जितने कंज्यूमर है सबको इकट्ठे करके देखना है। तो यहाँ पर एक्स ने जितनी इंडिविजुअल डिमांड करी, वाई ने जितनी इंडिविजुअल डिमांड करी और जेड ने जितनी इंडिविजुअल डिमांड करी, तीनों की इंडिविजुअल डिमांड को हम ऐड कर देंगे। 10 + 12 + 8 30 हो गया, तो मार्केट डिमांड हमारी 30 हो गई। यानी जब 5 रुपए पर यूनिट था तो मार्केट डिमांड 30 थी, यानी सारे कंज्यूमर्स की मिलाकर डिमांड 30 थी। उसी तरीके से हम इसको भी ऐसे ही ऐड कर लेंगे, 15 + 15 + 10 40 हो गया। तो प्राइस जब 5 से 4 रुपए पर यूनिट आया, मार्केट डिमांड 30 से 40 हो गई। उसी तरीके से हम इसको भी ऐड कर लेंगे, 20 + 18 + 12 50 हो गया। तो प्राइस पर यूनिट जो है जब 4 से 3 हो गया तो मार्केट डिमांड और इंक्रीज हो गई, 40 से 50 हो गई। इसी तरीके से हम सबको ऐड कर देंगे, 70 100, यहाँ पर हमारा प्राइस पर यूनिट हो गया, यहाँ पर हमारी मार्केट डिमांड हो गई। प्राइस जैसे ही हमारा कम होता जा रहा है, मार्केट डिमांड हमारी वैसी बढ़ती जा रही है। तो प्राइस कम हो रहा है, मार्केट डिमांड बढ़ रही है, इनवर्स रिलेशनशिप शो कर रहा है। अब हमने टेबल यानी शेड्यूल बनाना तो सीख लिया, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल भी देख लिया और मार्केट डिमांड शेड्यूल भी देख लिया। अब देखो यहाँ पर आपने क्या किया था, मार्केट डिमांड शेड्यूल इज अ हॉरिजॉन्टल समेशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। हॉरिजॉन्टल समेशन मतलब क्या होता है कि हमने हॉरिजॉन्टली ऐड करा है, हॉरिजॉन्टली सम करा है। अब देखो यहाँ पर मार्केट डिमांड शेड्यूल किस तरीके से बना है, जब हमने हॉरिजॉन्टली ऐड करा किसको, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल को। ये हमारा इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल बन गया था। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल को हमने ऐड करा हॉरिजॉन्टल तरीके से। हॉरिजॉन्टल मतलब होगा इस तरीके से, एक होता है वर्टिकल, दूसरा होता है हॉरिजॉन्टल। ये होता है वर्टिकल, ये होता है हॉरिजॉन्टल। हमने हॉरिजॉन्टली ऐड करा है 10 + 12 + 8, तो हमारा 30 आया मार्केट डिमांड। 15 + 15 + 10, तो हमारा हॉरिजॉन्टली हमने ऐड करा तो हमारा 40 आया। तो हमने मार्केट डिमांड को निकालने के लिए क्या करा, इंडिविजुअल डिमांड को हॉरिजॉन्टली ऐड करा, तब जाके हमारा मार्केट डिमांड शेड्यूल निकल के आया। तो हमें मार्केट डिमांड शेड्यूल निकालना होता है तो हमें क्या करना होता है, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल को हॉरिजॉन्टल सम करना होता है। अब देखते हैं डिमांड कर्व। तो अब डिमांड कर्व की बात करें, अब कर्व बनता है हमारा ग्राफ में, तो डिमांड कर्व भी ग्राफ में बनेगा। तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, यानी डिमांड कर्व जो है वो एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जो इनवर्स रिलेशनशिप शो करता है किसके बीच, प्राइस के बीच और क्वांटिटी डिमांड के बीच। तो सिंपल सी बात है, जो लॉ ऑफ डिमांड है उसको टेबल की फॉर्म में शो करने के लिए हमने क्या करा था, डिमांड शेड्यूल बनाया था। अब अगर उसको हम ग्राफ की फॉर्म में शो करना चाहे तो हम क्या करेंगे, लॉ ऑफ डिमांड का ही डिमांड कर्व बनाएंगे। दैट इज डिमांड कर्व इज अ ज्योमेट्रिकल डिवाइस एक्सप्रेस इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड इट्स क्वांटिटी डिमांडेड। तो डिमांड कर्व जो है वो ग्राफ में बनाया जा रहा है, इसलिए ये ज्योमेट्रिक डिवाइस है जो एक्सप्रेस करता है इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड इट्स क्वांटिटी डिमांड। डिमांड कर्व भी हमारा दो टाइप का होता है, एक इंडिविजुअल डिमांड कर्व, दूसरा मार्केट डिमांड कर्व। इंडिविजुअल डिमांड कर्व भी वही काम करेगा जो डिमांड शेड्यूल ने किया था, ये शो करेगा क्वांटिटी डिमांड बाय अ सिंगल कंज्यूमर। एक सिंगल कंज्यूमर कितना क्वांटिटी डिमांड करता है डिफरेंट प्राइसेस पे। लेकिन हम इसको शो किस में करेंगे, शेड्यूल के अंदर हमने टेबल की फॉर्म में शो किया था, यहाँ पर हम ग्राफ की फॉर्म में शो करेंगे। दैट इज व्हेन डिमांड कर्व इज ड्रॉन विद द डाटा ऑफ इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल वी विल गेट इंडिविजुअल डिमांड कर्व। यानी अगर हम डिमांड कर्व बनाते हैं, किस तरीके से बनाते हैं, हम इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल के डाटा को उठाते हैं। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल हमने ऊपर बना रखा है, अगर हम इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल जो हमने ये बना रखा है इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, इसके डाटा को उठाकर एक ग्राफ तैयार कर देते हैं, कर्व बना देते हैं, तो हमारा इंडिविजुअल डिमांड कर्व बन के आ जाता है। आप देखो यहाँ पर यही बात लिखी हुई है, व्हेन डिमांड कर्व इज ड्रॉन विद द डाटा ऑफ इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल वी विल गेट इंडिविजुअल डिमांड कर्व। हमें क्या मिल जाएगा, इंडिविजुअल डिमांड कर्व मिल जाएगा। तो हमने ऊपर वाला डाटा उठाया इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल का, ये रहा हमारा इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, हमने ये डाटा उठाया और इससे एक कर्व तैयार कर दिया और हमारा इंडिविजुअल डिमांड कर्व बन गया। क्वांटिटी डिमांड बाय कंज्यूमर एक्स प्राइस पर यूनिट। तो इंडिविजुअल डिमांड कर्व आपका बन सकता है आराम से। अब इसी तरीके से हम मार्केट डिमांड कर्व बनाएंगे। मार्केट डिमांड कर्व क्या कहता है, क्वांटिटी डिमांडेड बाय ऑल द कंज्यूमर ऑफ द मार्केट एट डिफरेंट प्राइसेस थ्रू अ ग्राफ। तो ये भी सेम बात कर रहा है, क्वांटिटी डिमांड हमें शो करनी है, ऑल द कंज्यूमर, मार्केट के अंदर जितने कंज्यूमर है सबकी क्वांटिटी डिमांड हमें शो करनी है डिफरेंट प्राइसेस पर, लेकिन किसमें शो करनी है, ग्राफ की फॉर्म में शो करनी है। दैट इज व्हेन डिमांड कर्व इज ड्रॉन विद द डाटा ऑफ मार्केट डिमांड शेड्यूल। यानी अगर आपको मार्केट डिमांड कर्व बनाना है तो आपको क्या करना है, आपको डाटा उठाना है किसका, मार्केट डिमांड शेड्यूल का, और उसका ग्राफ बना देना है, आपका मार्केट डिमांड कर्व बनके तैयार हो जाएगा। तो मार्केट डिमांड शेड्यूल ये रहा हमारा, इसमें से हम कौन सा डाटा उठाएंगे, देखो हमारा मार्केट डिमांड का डाटा ये रहा, तो ये तो हमारा इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल का डाटा है, एक्स की डिमांड, वाई की डिमांड और जेड की डिमांड, ये तो इंडिविजुअल डिमांड है। मार्केट डिमांड तो ये रही हमारी 30 40 50 70 100, तो ये हमारी मार्केट डिमांड है, इसको उठाएंगे और प्राइस पर यूनिट उठाएंगे 5 4 3 2 1, इसको लेकर और मार्केट डिमांड को लेकर हम एक ग्राफ बना देंगे और उस पर कर्व ड्रॉ कर देंगे। तो हमने
ग्राफ तैयार कर दिया मार्केट डिमांड का। जब प्राइस 5 था तो हमारी क्वांटिटी डिमांड थी 30, जब प्राइस 4 हो गया तो हमारी क्वांटिटी डिमांड हो गई 40, जब हमारा प्राइस 3 हो गया तो हमारी क्वांटिटी डिमांड हो गई 50। ये लाइन यहाँ पर ड्रॉ करनी रह गई, ये नीचे को एक लाइन ड्रॉ होगी वर्टिकली, ये ड्रॉ करनी रह गई, आप ड्रॉ कर लेना। जब प्राइस 2 पे आ गया तो हमारी डिमांड हो गई 70, जब प्राइस पर यूनिट 1 हो गया तो हमारी डिमांड हो गई 100। आप इन पॉइंट्स को मिला देना, आपका मार्केट डिमांड कर्व बनके तैयार हो गया। तो मार्केट डिमांड कर्व क्या होता है, ये एक हॉरिजॉन्टल समेशन है, ये भी एक हॉरिजॉन्टल समेशन है किसका, इंडिविजुअल डिमांड कर्व का। जिस तरीके से मार्केट डिमांड शेड्यूल एक हॉरिजॉन्टल समेशन था इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल का, उसी तरीके से मार्केट डिमांड कर्व भी एक हॉरिजॉन्टल समेशन है इंडिविजुअल डिमांड कर्व का। तो इसी के साथ हमारा ये लॉ ऑफ डिमांड का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। तो इसमें हमने इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, मार्केट डिमांड शेड्यूल भी देख लिया और इंडिविजुअल डिमांड कर्व और मार्केट डिमांड कर्व भी देख लिया। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम देखेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो जाने से पहले चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, उसको जाके ज्वाइन कर लेना। हम मिलते हैं अपनी नई क्लास में नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।